हेलो एवरीवन, दिस इज योर ट्रेनर एंड कोच मोहम्मद महताब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो क्लास में मैं बात करने वाला हूँ उसमें डॉट नेट आर्किटेक्चर 2.0 को समझने की कोशिश करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने समझाया था कि क्यों हमें डॉट नेट की ज़रूरत पड़ी। आप में से जिन्होंने भी क्लास नहीं देखा है या पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ उसे देखें। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे डॉट नेट जो है कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जिसमें कि सी शार्प हो गया, वी डॉट नेट हो गया, एफ शार्प हो गया, है ना, सी प्लस प्लस, जे शार्प, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। तो इन सब का अपना कंपाइलर होता है। सी एस जैसे सी शार्प का कंपाइलर है ना, सी शार्प कंपाइलर, विजुअल बेसिक कंपाइलर, एफ शार्प कंपाइलर। तो आखिर यहाँ पे जो हमारा लैंग्वेजेस है डॉट नेट पे, वो हमें पोर्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करती है। तो ये सब जब कंपाइल करके हमें माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में जब हमें कन्वर्ट करके देता है, तो वो ध्यान में कन्वर्ट करने से पहले ध्यान में रखते हैं कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, यानी एक कॉमन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि आपको वो रूल्स मानने हैं और उसके अनुसार कंपाइल कर करके आपको माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में देना है। और सबके लिए कॉमन टैब्स बने हुए हैं, जैसे कि विजुअल बेसिक डॉट नेट में आप देखेंगे इंटीजर आई एन टी इंट कैपिटल में लिखते हैं, सी प्लस प्लस में आई एन टी स्मॉल में लिखते हैं, सी शार्प में स्ट्रिंग होता है, ठीक है, स्ट्रिंग नाम की डेटा टाइप है। सी प्लस प्लस में जो ओल्ड है उसमें नहीं होता है। तो आखिर या फिर जैसे सी प्लस प्लस जो है उसमें पॉइंटर हम यूज़ करते हैं, सी शार्प में भी यूज़ करते हैं, पर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ओके, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब के लिए एक कॉमन टाइप सिस्टम दे दिया कि चाहे आप विजुअल बेसिक में यूज़ कीजिए, आप इंटीजर बनाइए या स्ट्रिंग बनाइए या कैरेक्टर बनाइए या शीशर में बनाइए, ये सब कन्वर्ट होकर के आपको एक कॉमन टाइप सिस्टम मिल जाएगा, यानी एक कॉमन क्लासेस बनाया गया जिसका ऑब्जेक्ट जो है एज ए इंटीजर आपको विजुअल बेसिक भी यूज़ कर रहा है, सी शार्प भी यूज़ कर रहा है, सी प्लस प्लस भी यूज़ कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रख करके वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज बन के आता है। तो 2.0 में जो था, इन सब के कंपाइलर के अलावा सी एल एस कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया हुआ था, कॉमन टाइप सिस्टम था। इसके अलावा सबके लिए हर एक काम के लिए फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी बनाई हुई थी, यानी एसपी डॉट नेट के लिए क्लास लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें वेब सर्विसेज के क्लासेस हैं, वेब फॉर्म्स के क्लासेस हैं, ठीक है, वेब एप्लीकेशन सर्विसेज हैं उसके क्लासेस हैं, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट बना करके जो भी फंक्शंस है या जो भी उसके में क्लासेस और डिफाइन है, प्रॉपर्टीज डिफाइन है, वो आप यूज़ कर सकते थे। उस तरह से विंडोज़ फॉर्म में भी है कि अगर विंडोज़ फॉर्म से रिलेटेड कुछ बना रहे होते तो कंट्रोल से रिलेटेड क्लासेस है, ड्राइंग से रिलेटेड क्लासेस है, उनका ऑब्जेक्ट बना करके आप यूज़ कर पा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एडियो डॉट नेट, एक्सएमएल, थ्रेडिंग, इनपुट, ये सब चीज़ें दी हैं। और इन सब का यूज़ कर करके, यानी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का यूज़ कर करके या एडियो डॉट नेट वगैरह में जितनी भी थी, ठीक है, इन सब का क्लास लाइब्रेरी का यूज़ कर करके कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रख के, कॉमन टाइप सिस्टम को ध्यान में रख करके माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन? सारे लैंग्वेज के कंपाइलर्स। अब यहाँ पे रोल आता है हमारा CLR का। CLR का मेनली काम होता है मेमोरी मैनेज करना, यानी जो भी अनवांटेड जिसका काम हो गया, जिस ऑब्जेक्ट का काम फ्री हो गया है, अब वो ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है, तो उसको उस मेमोरी को फ्री कर देना और ध्यान रखना कि जो प्रोसेस की लाइफ साइकिल है वो सही से चल रही है। इसके अलावा इसका एक मेन काम और होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो इसके बाद जब ये कन्वर्ट करके दे दिया माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रन करा देगा जब वो आपका मशीन कोड के रूप में CLR के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आता है कि 2.0 में ये था, आगे क्या हुआ? तो डॉट नेट 2.0 2002 में दिया गया, डॉट नेट 3.0 2006 में आई। डॉट नेट 3.0 के साथ WF ऐड किया गया, विंडोज फाउंडेशन, ठीक है, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, कार्ड स्पेस, WCF, है ना। इसके अलावा डॉट नेट 3.5 के साथ लिंक, एजेक्स, रेस्ट सर्विसेज, ये सब ऐड किए गए। डॉट नेट 4.0 जो 2010 में आई थी, उसमें पैरेलल लिंक, टास्क पैरेलल लाइब्रेरीज, ये सब ऐड किए गए। ठीक है, आपको डॉट नेट 4.5 2012 में आई, इसमें मॉडर्न UI रन टाइम, यानी 2000 जो आप विंडोज 10 में यूज़ करते हैं, जो लुक जो उस तरह की अगर लुक चाहिए तो आप वो ऐड किया गया डॉट नेट 4.5 में। इसके अलावा टास्क बेस्ड एसिंक्रोनस मॉडल और बंडलिंग एंड मिनिफिकेशन दिया गया, HTML5 को सपोर्ट किया गया। तो सवाल ये उठता है, क्या 2012 के बाद अभी डॉट नेट का अपग्रेडेशन नहीं हुआ? जी हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो डॉट नेट 4.6 और 4.7 में क्या हुआ है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है उनको याद होगा कि मैंने डॉट नेट कोर के बारे में बात की थी।
ज़ैबरिन के बारे में बात की थी। तो जी हाँ, 4.6 और 4.7 में, इन 4.6 में आपको डॉट नेट कोर को इंट्रोड्यूस किया गया और ज़ैबरिन को इंट्रोड्यूस किया गया, और 4.7 में इसको इनहेंस किया गया। तो डॉट नेट कोर में हम जानते हैं, जो जिन्होंने भी पिछले वीडियोस को देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार फिर सुन ले, कि डॉट नेट फ्रेमवर्क पे जो आप बनाते हैं, जो भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा। अगर डॉट नेट कोर पे अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं यूज़ करके, तो वो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो हर जगह पे एप्लीकेशन रन कर पाएगा। जैमरिन जो है, ठीक है, जैमरिन एक इसका इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे आप मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, चाहे आईओएस एप्लीकेशन हो या मैक एप्लीकेशन हो, आप जैमरिन का यूज़ करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर चेंजिंग हुआ है वो बेस लाइब्रेरीज के जगह पे डॉट नेट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दे दी गई है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये डॉट नेट 4.6 और 4.7 में ऐड की गई। अब सवाल होता है इंटरप्रेबिलिटी का मतलब क्या हुआ। इंटरप्रेबिलिटी का मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है सपोर्ट करता है कि आपने अगर कोई न्यू एप्लीकेशन बनाया है और पहले के एप्लीकेशन है उसमें कोई कोड लिखा हुआ है, तो उस कोड को आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं और वो बिल्कुल काम करेगा, अच्छे से रन करेगी। और क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट कैसे करता है, तो इसको चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं इस फिगर्स के माध्यम से, कि अगर मान लीजिए कि आपका क्लाइंट एप्लीकेशन जो है एक ASP.NET पेज की रिक्वेस्ट करता है, तो वो जाता है हमारे सर्वर के पास और वहाँ देखता है कि आप जो है विजुअल बेसिक में आपने कोड लिखा है या सी शार्प में कोड लिखा है, जिसमें भी आपने लिखा हो वो कंपाइल होता है, चाहे विजुअल बेसिक कंपाइलर कंपाइल करेगा या सी शार्प, लेकिन दोनों क्या कन्वर्ट कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब जिस मशीन पे भी डॉट नेट रन कर रहा है, ठीक, उसमें डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल है, उसमें फ्रेमवर्क जो कॉमन लैंग्वेज इन्वायरमेंट है, रन टाइम जो है ना, वो इन्वायरमेंट क्या करता है, JIT कंपाइलर का यूज करके, जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज कर करके MSIL कोड को नेटिव कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और वो मशीन कोड फिर वापस पेज आता है जहां से रिक्वेस्ट की गई है और वहां पे वो रेंडर हो जाता है। इस तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है काम करता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में यूज करें। ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज का बहुत बड़ा यूज है, ठीक है। ये इसकी वजह से आपका कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आती है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी क्या है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी मतलब होता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए। यानी अगर आपने अपने एप्लीकेशंस के कुछ पार्ट्स, कुछ क्लासेस जो है, अगर आप सी शार्प में कोड कर रहे हैं और कोई क्लासेस यूज है, बना हुआ है विजुअल बेसिक डॉट नेट में, तो आप उसको भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उससे भी कन्वर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ही दिया जाएगा। इसलिए बेस क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई है, जो मैंने अभी आपको बताया, और नए वाले में चेंज करके बेस क्लास लाइब्रेरी की जगह पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दे दी गई है, ठीक है। चाहे वो विंडोज़ के लिए हो, वेब हो, कंसोल हो, कैसा भी एप्लीकेशन बना रहे हो, सबके लिए कॉमन क्लास लाइब्रेरी बना करके हमें प्रोवाइड किया गया है डॉट नेट में। बहुत आसानी से इसकी इंस्टॉलेशन फाइल बना सकते हैं, जो कि डिप्लॉय करने में आसानी होती है किसी भी टारगेटेड कंप्यूटर में। इसके अलावा डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, हमें सिक्योरिटी मॉडल प्रोवाइड करता है, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, राइट। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।